Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss Indian philosopher रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या फ़िलॉसफ़ी दी थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। बायोग्राफी जानेंगे सबसे पहले उनकी जीवनी, देन उनके एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन एंड देन एट लास्ट क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले हम अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी की, तो उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता बंगाल में हुआ और वो एक ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते थे। और उनका जो फैमिली सरनेम था वो कुशारी था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी इतनी रिच फैमिली से थे कि उनको वहाँ के लोग ठाकुर बुलाया करते थे। और इसी ठाकुर शब्द को ब्रिटिश लोग जो थे वो मिस प्रोनाउंस करते थे और ये धीरे धीरे ठाकुर से टैगोर हो गया। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे बहुत ही फेमस एक पोइट थे, राइटर थे, कंपोज़र थे, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर थे, कवि, लेखक और गीत लिखे उन्होंने बहुत 200 से भी ज़्यादा उन्होंने गीत लिखे हैं। जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही देन है और जिसे पहली बार 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। एंड सबसे पहले ये गाया गया था सरला नाम की एक लड़की के द्वारा गाया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की, रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशन। तो 17 ईयर्स तक इन्होंने घर पे ही पढ़ाई की थी। उसके बाद इन्हें इंग्लैंड भेजा गया था बैरिस्टर की स्टडी के लिए, लेकिन ये वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाए और वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने अपनी ही फैमिली का जो बिजनेस था, जो भी इनका कार्यभार था, वही उन्होंने संभाला। टैगोर का जन्म देन उन्होंने एक वहीं पर स्कूल स्टार्ट किया जिसे हम जानते हैं शांति निकेतन स्कूल, यानी एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल था, ये प्रायोगिक स्कूल। स्कूल को स्टार्ट किया और वहाँ इन्होंने अपने उपनिषदिक आदर्शों को अपनाया था। इनके जो उपनिषदिक आइडियल्स थे उनको वहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और इन्हें जो है गीतांजलि एक पुस्तक थी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद करने पर नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि जो पुस्तक थी वो पोइम्स का संग्रह थी एक। और 22 सितंबर 1921 को इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की, जो आज भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जो जानी जाती है। और यही विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है शांति निकेतन नगर में है, क्योंकि शांति निकेतन जो है आज एक नगर के नाम से विख्यात हो चुका है। और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था इनकी जीवनी के बारे में। अब हम आगे जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो किसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शांति निकेतन क्या था। शांति निकेतन की जो स्थापना थी महर्षि देवेंद्र नाथ यानी इनके फादर ने की थी और इसका विस्तार किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। जैसा कि हमने पढ़ा पहले कि इन्होंने अपनी फैमिली का ही जो बिजनेस था, जो इनका कार्य चल रहा था ऑलरेडी, उसी को संभाला। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ने। और बाद में इसका विस्तार किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे शांति निकेतन से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने वहाँ अपना ही स्कूल खोलने का फैसला कर लिया था। और उन्होंने उस स्कूल में ही वहाँ एक 5 बच्चों के साथ अपना ही एक स्कूल स्टार्ट किया, जहाँ पर 5 बच्चे थे और 5 बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा उनका खुद का ही था। और ये जो स्कूल था इसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया। बाद में ये बहुत लोकप्रिय भी हो गया, जिसे बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया और यह आज इसी के नाम से जानी जाती है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म की, अंतर्राष्ट्रीयकरण की। जैसे महात्मा गांधी नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की या राष्ट्रीय सद्भावना की बात करते हैं, वही रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हारमोनी की बात करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है? तो फर्स्ट है गॉड रिवील्स हिमसेल्फ थ्रू नेचर मोर इफेक्टिवली देन थ्रू मेन मेड इंस्टीट्यूशंस। तो रविंद्रनाथ टैगोर मानते हैं कि जो भगवान है वो अपनी प्रवृत्ति या अपना होना जो है किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था के द्वारा शो करने के ज़्यादा क्या है, भगवान स्वयं को मानव के थ्रू ही प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। और उसमें क्या है कि हेंस द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी अंडर नेचुरल सराउंडिंग सो दैट ही डेवलप लव फॉर ऑल थिंग्स अराउंड हिम। यानी एजुकेशन जो है इसीलिए बच्चे के नेचुरल सराउंडिंग्स में होनी चाहिए, उसका प्राकृतिक जो वातावरण है उसके आसपास उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि उसके अंदर
उन सारी चीज़ों के प्रति प्यार प्रेम की भावना डेवलप हो सके, विकसित हो सके, और उनकी वो रिस्पेक्ट करे और उनको सेव करके रखे, उनकी सिक्योरिटी भी रखे। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टैगोर that education is the highest which not only impart information and knowledge to us but also promote love and follow feeling between us and the living beings of the world। जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं करता है, हमें सिर्फ ज्ञान और सूचना नहीं देता है, बल्कि एजुकेशन जो है हम सब लोगों के अंदर एक प्यार की, प्रेम की, सद्भावना की भावना पैदा करता है और हम दो सबको एक दूसरे के प्रति सद्भाव से जोड़ता है, चाहे वो नेचर है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे हमारे सराउंडिंग्स हैं। तो नेचर जो एजुकेशन का काम है एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने से कहीं बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन के एम्स क्या थे। तो एजुकेशन का फर्स्ट एम जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है वो है फ्रीडम। जो फ्रीडम है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि फ्रीडम को इंटीग्रल पार्ट माना जाना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, क्योंकि ये जो है एक मैनकाइंड प्रोसेस है और ये बच्चे की इनेट पावर को जो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनको बाहर निकालता है, उनको एक्सप्लोर करता है। और ये जो है लिबरल प्रोसेस है एंड विच प्रोवाइड द अटमोस्ट फ्रीडम टू द इंडिविजुअल फॉर हिज ऑल अराउंड डेवलपमेंट। अगर फ्रीडम होगी तो बच्चे का क्या होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा, यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट में कॉग्निटिव लेवल, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल सभी हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं व्हेन इट इज़ इम्पार्टेड थ्रू द पाथ ऑफ फ्रीडम। तो जब एजुकेशन को हम ओनली फ्रीडम की तरह अगर उसको एजुकेशन की ही तरह दें तो वो एजुकेशन नहीं रह जाएगी, एक्चुअल में वो सिर्फ एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। तो वो एजुकेशन को ऐसा मानते हैं कि बच्चों को आप फ्री छोड़ दीजिए, बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाइए बच्चे को। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है, सेकंड है स्वतंत्रता के बाद हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो फर्स्ट ऑफ कहा है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। उसके बाद जो अदर लैंग्वेज है वो सेकंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज है या जो भी अदर थर्ड लैंग्वेज है वो यूज़ की जा सकती है, लेकिन फर्स्ट इनिशियल लेवल पे मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है बच्चे की, उसी में उसे इंस्ट्रक्शन दी जाए, उसी में उसे टीचिंग करवाई जाए। And the language is the true vehicle of self expression. Man can freely express his thought in the mother tongue. जो विचार होते हैं एक मनुष्य के, वो उन विचारों को अपनी मदर टंग, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल होकर शेयर कर सकता है, वो उसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है दैट व्हाट ही फील। तो इस तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मदर टंग को दी जाती है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग ऑफ को रिलेशन। को रिलेशन किसका, सहसंबंध किसका। इन्होंने को रिलेशन की बात करी है किसके बीच, गॉड भगवान, मैन मनुष्य एंड नेचर प्रकृति, तीनों के ही बीच एक संबंध होना चाहिए, तभी एक पीसफुल वर्ल्ड जो है या पीसफुल वर्ल्ड की जो हम कल्पना करते हैं जिसकी, उसकी स्थापना की जा सकती है, क्योंकि हम तीनों ही क्या हैं, आपस में रिलेट करते हैं, तो हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। इसीलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने कहा है कि तीनों चीज़ों के बीच, गॉड, मैन एंड नेचर के बीच एक कोरिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एम्स की, तो वो है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन में, क्योंकि ये जो है मैनिफेस्टेशन करता है पर्सनैलिटी की, और ये डिपेंड किस पे करती है, सेल्फ रियलाइजेशन पे एंड स्पिरिचुअल नॉलेज पे। और इसी वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो स्पिरिचुअलाइजेशन की बात करती है कि आध्यात्मिकता एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, उसका आत्मबोध उसे होना चाहिए कि वो अपने बारे में नॉलेज करना, अपने आप के बारे में एनालिसिस करना, व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर। सो उसके बाद नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की है, तो उसमें जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आता है कि अगर डेवलपमेंट होगा बच्चे का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती है, इमेजिनेशन, उसकी कल्पना, उसका क्रिएटिव माइंड, और कॉन्स्टेंट क्यूरियोसिटी, उसकी उत्सुकता क्या है, अल्टरनेट्स क्या है उसके माइंड के, वो कितना अलर्ट रहता है। एंड चाइल्ड शुड बी फ्री अडॉप्ट हिज ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग विच विल लीड टू हिज ऑल अराउंड डेवलपमेंट।
एंड जैसे हम फ्रीडम की बात करते हैं तो देखिए इंटर रिलेटेड है ये टर्म्स। वहाँ पे हमने फ्रीडम की बात की, अगर बच्चे को फ्री छोड़ देंगे तो वो अपना ही लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, जिस स्टाइल में वो सीखना चाहता है, और उसकी लर्निंग जो होगी वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, वो सभी एरियाज़ को कवर करते हुए उसका डेवलपमेंट होगा। एंड जब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट टैगोर ने एम्फोसाइज किया फिजिकल वेल बींग पे। अगर शारीरिक रूप से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है तो इससे क्या होता है, बच्चे की एजुकेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। एंड ही गिव मच इंपॉर्टेंस टू साउंड एंड हेल्दी फिजिक। देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक योगा, गेम्स, स्पोर्ट्स, एंड दैट वर प्रिस्क्राइब्ड इन द शांति निकेतन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जब टैगोर जी ने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की तो उन्होंने सिर्फ इस पे कहा नहीं कि होना चाहिए या इंक्लूड किया जाना चाहिए, बल्कि इन्होंने ये बताया कि जो योगा है, गेम है, या स्पोर्ट्स के कोई भी और गेम्स हैं, खेल है जितने भी, उन सबको एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी अच्छे से हो सके। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो इनका स्कूल था शांति निकेतन, उसमें इन्होंने अपनी जो फिलॉसफी थी वो लागू की थी, इम्प्लीमेंट की थी। तो लास्ट हमारा क्या है, शांति निकेतन एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। यानी शांति निकेतन में ये सारी चीज़ें जो भी गेम्स हैं जो फिज़िकल डेवलपमेंट पे है, एज अ इंटीग्रल पार्ट जोड़ा गया था, वहाँ पे कंपलसरी ही था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है लव फॉर ह्यूमैनिटी। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए। एंटायर यूनिवर्स इज़ अ फैमिली। जो पूरा विश्व है वो एक फैमिली है, एक परिवार है। एजुकेशन जो है लोगों को ये टीच करती है कि वो ग्लोबलाइजेशन लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये रियलाइज़ करे कि वी आर अ फैमिली। और एजुकेशन वननेस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्स ब्रदरहुड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एम ऑफ हिज एजुकेशन फिलोसफी। वो कहते हैं कि एकता का भाव कैसे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। एंड दिस फीलिंग and the feeling of oneness can be developed through the concept like God and creatures are the equal to on this earth। यानी ऐसी भावना कब उत्पन्न की जा सकती है, कब पैदा हो सकती है उन बच्चों में या एक ह्यूमन में, जब उन्हें स्टार्टिंग से ही उनकी एजुकेशन में एकता का भाव दिया जाएगा कि पूरा यूनिवर्स जो है एक है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को किसने बनाया, गॉड ने बनाया। हम साथ जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे इंसान है, चाहे प्रकृति है, कोई भी है, सबको बनाया किसने है, गॉड ने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। जो रिलेशनशिप बनाना है किसके बीच में, मनुष्य और भगवान के बीच में। मैन बियर्स अ डाइवर्स क्वालिटी एंड पोटेंशियलिटीज ऑफर्ड बाय गॉड। हमारे पास जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, गुण हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो सारी किसने दी है, हमें भगवान ने दी है। दीज क्वालिटीज़ आर इन बोर्न एंड इन इट। ये क्या है, जन्म से ही हमारे अंदर है, बाय बर्थ हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करती है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। हाउएवर द डेडिकेशन टू स्पिरिचुअलिज्म and scaredness will lead to a harmonious relationship between man, nature and God। जो ये रिलेशनशिप है मैन एंड गॉड का, वो ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत परमानेंट है, क्योंकि गॉड ने क्रिएचर्स को, प्राणियों को, मनुष्यों को धरती पे भेजा है, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। और द डेडिकेशन जो होती है ना, हमारा एक दृढ़ निश्चय होता है किसके प्रति, आध्यात्मिकता और पवित्रता के प्रति, वो लीड करता है एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ता, यानी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड गॉड। जैसे पहले भी हमने बात की कि इन तीनों के बीच में को एग्जिस्टेंस रिलेशन होना चाहिए। तो यही चीज़ है कि इन्होंने इस पर बल दिया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मोरल यानी नैतिकता, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता के विकास की इन्होंने बात की है। तो इन्होंने बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो है एजुकेशनल थॉट में होनी चाहिए। मोरल स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन द बुकिश नॉलेज। जो हमारी किताबों की नॉलेज है उनसे भी ज़्यादा बच्चे के लिए मोरल और स्पिरिचुअल नॉलेज जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ह्यूमन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, अटूट हिस्सा है उसका। एंड देयर बी adequate provision for the development of philanthropic activities, cooperation and love for fellow feeling
एंड शेयरिंग अमंग द स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल मस्ट इंस्टीट्यूशंस। देखिए इसके लिए क्या है कि बच्चे के अंदर बुकिश नॉलेज आप इम्पार्ट करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बच्चे के अंदर मोरलिटी होनी चाहिए। मोरलिटी यानी नैतिकता होनी चाहिए। बच्चे के अंदर शेयरिंग का भाव होना चाहिए कि जो चीज़ है हम शेयर कर सकते हैं। एंड लव होना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेम भावना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करे वो एक दूसरे की, और जो उनके साथ है, उनके सराउंडिंग्स में है, उनके साथ शेयरिंग करके चले। तो यहाँ पे जो सारे नोट्स हैं वो आप देख रहे हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं, इंग्लिश में भी दिए गए हैं, ताकि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। आप दोनों ही लिख सकते हैं, यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कैसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेगोर, ब्रह्मा द सुप्रीम सोल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ थ्रू द मैन एंड अदर क्रिएचर। वो मानते हैं कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा यानी भगवान जो है, तो वो एक क्या है, सुप्रीम सोल है, सबसे महान एक शक्ति है, एक आत्मा है, जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है किसके अंदर से, ये जो मनुष्य बनाए हैं और क्रिएचर जितने भी प्राणी बनाए हैं उनके द्वारा उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है। सिंस ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड क्रिएचर्स सो ऑल आर इक्वल। तो अगर हम सबको, एक ह्यूमन बीइंग को, क्रिएचर्स को, सभी को सिर्फ गॉड ने ही बनाया है, उस सुप्रीम सोल ब्रह्मा ने ही बनाया है, तो वी आर इक्वल। हम सब क्या हैं, बराबर है, क्योंकि हमें बनाने वाला कौन है, एक ही है। सो रविंद्रनाथ टैगोर therefore said service to man is service to God। ये उनका कोट है कि अगर आप मनुष्य की सेवा करते हैं किसी की, तो वो सेवा किसकी है, भगवान की है। यानी मानव सेवा ही धर्म सेवा, भगवान की सेवा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल शुड डेवलप सोशल रिलेशनशिप एंड फेलो फीलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वंस लाइफ। सभी के अंदर क्या है, सामाजिक जो रिश्ते हैं या उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना है, वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जानी चाहिए। उस चीज़ की एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए, विकसित हो जानी चाहिए। एजुकेशन एम करती है, ये लक्ष्य निर्धारित करती है कि जैसे जैसे कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व जैसे जैसे डेवलप होता है, उसी तरह के से उसके अंदर सोशल कैरेक्टर्स भी अनेबल हो जाने चाहिए। उसके बाद करिकुलम, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करिकुलम पे बहुत अच्छी चीज़ें कही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने इंक्लूड की है। द फर्स्ट इज़ मदर टंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मदर टंग में एजुकेशन होनी चाहिए। एंड अदर इंडियन लैंग्वेज उसके बाद यूज़ की जा सकती है, उसके बाद अदर फॉरेन लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है। और इन्होंने मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया है कि मैथमेटिक्स ज़रूरी है बच्चे के लिए। नेचुरल साइंस जैसे कि बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है। एंड उसके बाद हेल्थ एजुकेशन इज़ मस्ट, सोशल साइंस, जोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक, इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस एक्सेट्रा, फिलोसफी, और फिलोसफी में भी साइकोलॉजी एंड रिलीजन। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं इन्होंने इंक्लूड किए हैं। मेनली जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य की और भाषा पे फोकस करते हैं। तो उन चीज़ों के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सब्जेक्ट्स जो है प्रिस्क्राइब किए हैं कि ये सब्जेक्ट्स जो है मोस्टली फॉलो होने चाहिए, और ये सब्जेक्ट्स फॉलो करना मस्ट है। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम हिंदी में मिल जाएंगे, जैसे मातृभाषा, अन्य भारतीय भाषा, अन्य विदेशी भाषा, अंकशास्त्र यानी मैथमेटिक्स, प्राकृतिक विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सारे क्या है, एसएसटी यानी समाज विज्ञान के अंदर ही हमारे पार्ट्स आ जाते हैं। कृषि एवं तकनीकी विषय, कला, संगीत, नृत्य आदि, ये हमारे आर्ट्स क्या आ गए। एंड देन दर्शन यानी फिलोसफी से मनोविज्ञान और धर्म आ गया। उसके बाद जो है, ये बात थी लिटरेचर एंड लैंग्वेज की। अब है एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जानी चाहिए एजुकेशन में, दैट इज़ डांसिंग, ड्रामेटिक, म्यूजिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एक्सरसन एंड एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग, रीजनल स्टडी, लैबोरेटरी वर्क एंड सोशल सर्विसेज। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज, इसके अलावा हम करिकुलम में क्या ऐड कर सकते हैं, कैसा करिकुलम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन थ्रू इमोशंस, यानी जो म्यूज़िक है, आर्ट्स है, पेंटिंग है, डांस है, या ड्रामा होता है ना, जो नाटक करते हैं हम या क्राफ्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं, इमोशन से आती हैं। किसी बच्चे के अंदर जैसा इमोशन होगा वैसी ही उसकी आर्ट होगी। आर्ट, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसका आर्टिस्ट होना क्यों है वो आर्टिस्ट, क्योंकि वो अंदर से, उसके अंदर वो फील है,
वो उसके अंदर भावना है, वो इमोशन है उसके अंदर, दैट इज़ वाई ही इज़ द आर्टिस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एंड देन एजुकेशन थ्रू मदर टंग, दूसरा क्या है, एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, ना कि किसी अदर इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज में, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज जो है वो बच्चे की इम्पॉर्टेंट होती है। उस लैंग्वेज में बच्चा अपने थॉट्स को, अपने विचार को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन वे में या हम कहते हैं मैनिफेस्ट कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं मैनुअल ट्रेनिंग की। मैनुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट के लिए। फाइंड द गुड इन लेबरर एंड पाथ ब्रेकर द टिलर, मजदूर और पथ तोड़ने वाले और जोतने वाले में भी भगवान को देखें। आध्यात्मिक पहलू क्या कहता है रविंद्रनाथ टैगोर जी के अकॉर्डिंग कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। तो ईश्वर को कहाँ खोजना है, हर एक इंसान में, कि एक व्यक्ति के अंदर ही इंसान को आप खोजें। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एंड सोशल साइंस, भौतिक एंड सामाजिक विज्ञान, यानी रियल लेगेसी इज़ द कल्चर हेरिटेज ऑफ द होल कम्युनिटी, कि किसी भी कम्युनिटी का हेरिटेज होता है वहाँ का कल्चर, वहाँ की विरासत है, वो सांस्कृतिक विरासत होती है, और वो विरासत उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं टीचिंग मेथड। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कैसा टीचिंग मेथड को प्रेफर किया है, उन्होंने एक्टिविटी एंड डायनेमिक मेथड ऑफ टीचिंग को प्रेफरेंस दी है, जो कि किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इंटरेस्ट पे, बच्चे की नीड्स पे, बच्चे के एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड मेंटल डेवलपमेंट पे। और इन्होंने जो टीचिंग है उसको बुकिश होने की बजाय, जो बुकिश टीचिंग होती है उसको उन्होंने मैकेनिकल बताया है, स्टीरियोटाइप बताया है, डल बताया है और अनइंटरेस्टिंग बताया है। वो कहते हैं कि जो टीचिंग है यानी शिक्षा है बच्चे की, वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बने, ना कि बुकिश नॉलेज हो, लेक्चर मेथड हो जहाँ पे स्टीरियोटाइप फॉलो हो रहा है, डल, बहुत अनइंटरेस्टिंग है कि बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं बस। Then he strongly suggested independent study and efforts. बच्चे के लिए कौन सा टीचिंग मेथड जो रविंद्रनाथ टैगोर प्रेफर करते हैं, इंडिपेंडेंट, यानी फ्रीडम की हमने बात की थी, और बच्चे को फ्री छोड़ देना, अपने आप उसको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज देना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड। जब बच्चा कुछ डिस्कवर करता है, कुछ अपने आप से सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है, यानी अनुमानिक पद्धति। And learning should proceed from familiar to unfamiliar, near to far, known to unknown. Learning should be linked with joy and ecstasy. जो लर्निंग है बच्चे की वो फैमिलियर, यानी जो उसके जान पहचान की चीज़ है ना, जिसको वो जानता है, उनसे अनजान चीज़ों की तरफ होना चाहिए। उसकी सराउंडिंग्स है, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे, उनके उससे दो दूर दूर जो चीज़ें हैं, जैसे हम टीचिंग के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें बच्चे के आसपास है, जो चीज़ें उसे दिखती हैं उनसे, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है उसकी तरफ, नॉन टू अननोन जाए, परिचित से अपरिचित जाए। और लर्निंग जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक आनंद में, जॉयफुल होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा क्यूरियोसिटी से लर्निंग करे, एजुकेशन में, टीचिंग में पार्टिसिपेट करे। एंड ही वांटेड टू गिव एजुकेशन इन अ नेचुरल सराउंडिंग। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, नेचुरल वे में, जो उनके प्राकृतिक सराउंडिंग्स हैं, उसी में, वातावरण में बच्चे को शिक्षा देने की बात करते हैं। और बच्चे को फ्रीडम भी होनी चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड ही सेड टीचिंग वाइल वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। बहुत बार इस पे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो टीचिंग बाय वॉकिंग, यानी चलते हुए पढ़ाना। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चलते हुए पढ़ रहे हैं, तो वो टीचिंग क्या है, बेस्ट है। इसी के साथ इनके अंदर जो भी आपको ईयर्स देखने को मिले हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का कहाँ जन्म हुआ, कौन उनके फादर थे, उनके जो फैमिली में कौन थे, या उनका कौन सा स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई, नोबेल पुरस्कार कब मिला, क्यों मिला, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। And he suggested that social science subject could be better taught through excursion and study tours, and he favored discussion and activity or learning by doing method, teaching by walking, discussion and question answer, activity methods। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन वो क्या कहते हैं कि आपको जो है फील्ड ट्रिप जो होता है ना, कि हम बच्चे को जिस बारे में पढ़ाना चाहते हैं ना, जिस एरिया, जिस नेचुरल सराउंडिंग के बारे में, तो वो नेचुरल सराउंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप क्या करवाओगे कि बच्चे को वहाँ लेके जाइए, ट्रिप करवाइए बच्चे का, वहाँ पर विज़िट करवा के बच्चे को और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और इन्हीं के अंदर डिस्कशन को
इंक्लूड कीजिए, एक्टिविटी को इंक्लूड कीजिए, एंड प्रश्न उत्तर की विधि है, क्रियाकलाप की विधि है, यानी लर्निंग बाय डूइंग जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। टैगोर ने बहुत ही स्ट्रांगली कहा है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप बच्चे के लिए रिजिडनेस डिक्लेयर करें या रिजिडनेस रखें। उसके लिए हराश डिसिप्लिन आप इम्पोज करें, आउटसाइड से नहीं दीजिए, वो इनर कैपेसिटी है बच्चे की, उसके अंदर से ही डिसिप्लिन जो है निकलेगा। एंड डिसिप्लिन शुड ग्रो विद इन विदाउट एन इंटरफेरेंस। बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आप फ्रीडम दे रहे हैं, तो बाहर से डिसिप्लिन का भी इंटरफेरेंस ना करें। डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? बच्चे के अंदर से ही आएगा ऑटोमेटिकली। द नेक्स्ट इज जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक लाइन कही है, आई नेवर सेड टू देम डोंट डू और डोंट डू दैट। ये करो और ये नहीं करो मैं कभी नहीं गया था। आई नेवर प्रिवेंटेड दम फ्रॉम क्लिम्बिंग ट्रीज और गोइंग एनीवेयर दे लाइक। आई वांटेड टू मेक दिस चिल्ड्रन हैप्पी इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम देवर। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ चाइल्ड्स फ्रीडम एंड एक्टिविटीज़। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि मैं बच्चों से कभी नहीं कहता ये करो वो ये करना है ये नहीं करना, और मैं उन्हें कभी भी पेड़ पर चढ़ने से भी नहीं रोकता। मैं बच्चों को खुश रखता हूँ और मैं बच्चों को वही करने देता हूँ जो वो करना चाहते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, और मैं उन्हें फ्रीडम देता हूँ। और ये इनका कोट है, वो क्या करता है? एडवोकेट करता है बच्चे की फ्रीडम और उसकी एक्टिविटी को, यानी उसकी एक वकालत कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, सपोर्टर बन रहे हैं कि बच्चे की फ्रीडम एंड एक्टिविटी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ टीचर क्या होनी चाहिए। टैगोर गिव एन इंपॉर्टेंट प्लेस टू टीचर। और जो टैगोर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस दिया है टीचर को, कि एक टीचर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर को बिहेव कैसे करना चाहिए बच्चे के साथ, बहुत ही ग्रेट लव एंड अफेक्शन के साथ उसको बिहेव करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन बुक लर्निंग, द टीचर शुड प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू चाइल्ड so that he engage himself in useful and constructive activity and learn by his own experiences। बच्चे को सिखाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? किताबी शिक्षा पर जोर नहीं देना चाहिए, उसके बजाय उसे क्या करना चाहिए? बच्चे के लिए यूज़फुल क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ एंगेज करो उसे, ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे को एंगेज रखो ताकि वो अपनी बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे बच्चा, ना कि सिर्फ बुक से पढ़े, क्योंकि जो बुकिश नॉलेज है वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेहतर होती है, एक्सपीरियंस लर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर शुड ऑलवेज बी बिजी विद मोटिवेटिंग द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन सो दैट दे रिमेन बिजी विद द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। जो टीचर है उसको हमेशा बच्चे को मोटिवेट करता रहना चाहिए क्रिएटिव कैपेसिटीज़ के लिए, ताकि बच्चा क्या है हमेशा उन चीज़ों में बिजी रहे, वो कुछ ना कुछ नई जो है रचनात्मक गतिविधियाँ करता रहे, एक्सपीरियंस नए नए एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करता जाए। एंड एजुकेशन कैन बी सक्सेसफुली इम्पार्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड एंड गिविंग वंस एंड टोटली इन लव एंड यूनियन विद इट। जो एजुकेशन है वो एक सफलतापूर्वक कैसे दी जा सकती है बच्चे को? बाय अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड। उसके बचपन को समझिए, उस बच्चे को समझिए, एंड उसके अंदर एकता की भावना और प्रेम से और उसे समर्पित करके उसको मिलन की भावना से, यानी वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के सीखने की भावना उसमें व्यक्त करें और उसे बताएं, मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए ताकि वो सीखे। इवैल्यूएशन में जो मुखर्जी कहते हैं कि टैगोर जो है आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनर्जागरण के सबसे महान भविष्यकर्ता थे, यानी उन्होंने उसी टाइम में बता दिया था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने अपने जो विचार उस टाइम में दिए थे वो विचार आज हमारी जो 21वीं शताब्दी की एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें, या 21वीं शताब्दी की 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ फॉलो हो रहा है, और ये चीज़ उन्होंने उसी टाइम दे दी थी, तो इन्हें क्या है भविष्यकर्ता माना जाता है इस चीज़ का। एंड दूसरा जो है, उन्होंने देश के समक्ष सर्वोच्च शैक्षिक आदर्श जो है यूनिवर्सल एजुकेशनल आइडियल को कायम रखने के लिए कंटिन्यूसली संघर्ष किया, एफर्ट्स किए उन्होंने, और अपने जो संस्थान उनका खुद का जो इंस्टीट्यूट था उसमें भी उन्होंने शैक्षिक प्रयोग किए, जिससे भी इस बात के जीवंत प्रतीक बन गए कि एक आदर्श कैसा होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको दो फैक्ट बता रही हूँ। पहला ये कि जो इनके भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1864 ईस्वी में जो पहली बार आईएएस बने थे, इंडियन आईएएस, फर्स्ट इंडियन आईएएस कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। और दूसरा, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था। और उसके अलावा जो हमने जाना कि नोबेल प्राइज़ किसने जीता था,
और रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था 1913 में। और किसके लिए जीता था? गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था उन्होंने, इसलिए। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो पहले नॉन यूरोपियन कहें हम, या हम एशियन कहें, फर्स्ट एशियन, या हम कहें फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन जो थे नोबेल पुरस्कार को हासिल करने वाले या नोबेल पुरस्कार पाने वाले, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। यही था आज का हमारा टॉपिक, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपको कैसी लगी वीडियो, कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।